बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट, इसका हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था अपनी आखिरी क्लास में, और उस टॉपिक का नाम था कार्नोट इंजन। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था कि ये कार्नोट इंजन क्या होता है। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि कार्नोट इंजन क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है, अपना काम ये इस तरह करता है। तो थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कार्नोट इंजन क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। कार्नोट इंजन क्या है जी? एक फ्रेंच इंजीनियर था, सादी कार्नोट। सादी कार्नोट उसका नाम था। उसने इस इंजन को, इस हीट इंजन को डिजाइन किया था, और ये एक आइडियल हीट इंजन होता है। ये एक आइडियल हीट इंजन है, यानी कि एक ऐसा हीट इंजन है जो मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं होती जिसकी 100% इफिशिएंसी हो। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी 100% इफिशिएंसी हो। ठीक है जी। तो कार्नोट इंजन भी ऐसे ही तरह है जी, इसकी 100% इफिशिएंसी नहीं होती, इसकी जो है वो बस मैक्सिमम इफिशिएंसी आ रही होती है। सो एक आइडियल हीट इंजन है जो आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी दे रहा होता है, और हाइपोथेटिकल इंजन है। और यानी कि अब तक हमने इसको कागजों पे ड्रॉ करा हुआ है, रियल लाइफ में ऐसा कोई हीट इंजन हमने नहीं बनाया हुआ। सो एक आइडियल हीट इंजन है जिसके अंदर तमाम तरीकों से कोशिश की गई है कि हीट लॉस ना हो, और जितनी भी हीट हम दें वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करे। सो ऐसा हीट इंजन जो है, जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, एफिशिएंसी उसकी 100% होती है, उसको हम कार्नोट इंजन कहते हैं। और ऐसा कोई रियल लाइफ में इंजन नहीं है। इसके अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें कि इस इंजन को बनाने में आपको क्या चाहिए। सो नंबर 1, आपको एक सिलेंडर चाहिए। लेकिन ये सिलेंडर जो है वो स्पेशल किस्म का होता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटिंग होती हैं। वॉल जो होंगी वो इंसुलेटिंग होंगी, यानी कि ये ऐसा सिलेंडर होगा जी। ये आपके पास सिलेंडर हो गया। अब ये जो इसकी वॉल है, एक ये वाली वॉल और एक ये वाली वॉल, ये दोनों वॉल्स जो होती हैं ये हीट इंसुलेटिंग होती है, यानी इनमें से हीट नहीं गुजर सकती, यहाँ से हीट स्केप नहीं करेगी, वॉल में से हीट नहीं निकलती। हाँ, ये जो नीचे बेस है ये हीट कंडक्टिंग होता है, यहाँ से हीट आना या जाना कर सकती है। तो ये एक ऐसा सिलेंडर होगा जिसकी वॉल जो है वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हुई होती है, इनमें से हीट आना जाना नहीं कर सकती। हाँ, बेस जो है वो आपने एक ऐसे मटेरियल से बनाया हुआ होता है जो हीट का एक बेहतरीन कंडक्टर होता है, इसमें से हीट जो है वो आना जाना कर सकती है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ होता है। उस पिस्टन की मूवमेंट से हम वर्क हासिल करते हैं जी। ठीक है जी। यहाँ पर एक ऐसा पिस्टन लगा हुआ होगा, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन मूव करेगा तो हमें जो है वो वर्क मिल रहा होता है। ठीक है जी, ये पिस्टन हो गया। अब ये पिस्टन मूव करेगा तो ये हमें वर्क मिलेगा। इस पिस्टन की खास बात ये है, एक, कि ये फ्रिक्शन लेस होता है, यानी इस पिस्टन में कोई फ्रिक्शन नहीं होती। और दूसरा, ये भी हीट इंसुलेटिंग होता है, यानी इसमें से भी हीट जो है वो स्केप नहीं करेगी। तो इस पिस्टन की ये दो खास बातें होती हैं, एक कि ये हीट इंसुलेटिंग होता है, इसमें से हीट नहीं जा सकती, और दूसरा ये फ्रिक्शन लेस होता है, यानी यहाँ पर कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद इस सिलेंडर के अंदर हमने एक आइडियल गैस भरी हुई होती है। एक आइडियल गैस भरी हुई होती है। आइडियल गैस ऐसी गैस को कहते हैं कि जो तमाम हीट लॉस को फॉलो करे। तो इसके अंदर हमने सिलेंडर में एक आइडियल गैस भरी हुई है। उसके अलावा एक हमारे पास हॉट रिजर्वायर होता है, वो अलग से होता है जी, हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर का मतलब एक ऐसी चीज होगी जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और उसको हम कहेंगे हॉट रिजर्वायर। इसके टेम्परेचर को आप T1 से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। ऐसे एक प्लेट सी होगी जी, चूल्हा वूल्हा कह लें आप, एक प्लेट होगी ऐसी, ये हॉट रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर का मतलब होगा ये बहुत ज्यादा गर्म होगी, इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये हॉट बॉडी है, ये हीट सप्लाई करेगी। इसका टेम्परेचर हम किससे डिनोट करेंगे? T1 से। इसके अलावा एक कोल्ड रिजर्वायर भी होगा, यानी उसका टेम्परेचर कम होगा, वो ठंडा होगा। अगर हम उसको इस सिस्टम से कनेक्ट कर दें तो ये हमारे सिस्टम में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा।
ये कोल्ड रिजर्वायर हो गया, ठीक है जी, इसका टेम्परेचर होगा T2। सो ये वाला हॉट रिजर्वायर हो गया, ये कोल्ड रिजर्वायर हो गया। हॉट रिजर्वायर का मतलब है ये गर्म होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। अगर इसको हॉट रिजर्वायर को हम यहाँ कंडक्टिंग हीट कंडक्टिंग जो बेस है इधर रख देंगे तो फिर हॉट रिजर्वायर में से हीट फ्लो होकर आपके सिस्टम में जाएगी, क्योंकि आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर सिस्टम से ज्यादा होगा, तो हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। इसी तरह अगर हम ये वाला रख दें कोल्ड रिजर्वायर यहाँ बेस के नीचे सिलेंडर की बेस पे, तो कोल्ड रिजर्वायर तो अब आपके सिस्टम में से हीट निकलेगी और कोल्ड रिजर्वायर इसको एब्जॉर्ब करेगा। सो ये जो है वो हीट देने के लिए काम आता है, हॉट रिजर्वायर जो है सिस्टम को हीट देने में काम आएगा, या आपके सिस्टम को गिफ्ट करेगा हीट, जबकि ये आपके सिस्टम में से टेक करेगा हीट, लेगा आपके सिस्टम में से, ठीक है। ये इसका सामान होता है जी जो आपको इस सिलेंडर को बनाने में चाहिए। अब इसकी जरा वर्किंग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसकी वर्किंग जो है वो पूरी एक साइकिल की सूरत में होती है जिसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल, ठीक है जी। इसकी वर्किंग जो होगी वो पूरी एक साइकिल की शक्ल में होती है, तो उस साइकिल को हम देते हैं कार्नोट साइकिल का नाम। साइकिल आप जानते हैं जी, साइकिल क्या होती है कि आप अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें, घूम कर वापस अपनी ए पोजीशन पे आ जाए, तो इसको कहते हो आप साइकिल। पूरा आपने सर्किल कंप्लीट कर लिया है और आप अपनी इनिशियल स्टेजेस पर आ जाए, इसको कहते हैं आप साइकिल, ठीक है। और अगर हम इसको जैसे किसी स्टेट्स में लें, तो सपोज करें आपका टेम्परेचर है T1, अब आपका टेम्परेचर बढ़ गया जी T2 हो गया, फिर बढ़ के T3 हो गया, फिर बढ़ के T4 हो गया, और आप आपका T4 कम होके वापस इनिशियल टेम्परेचर पे आ गया। सो अब जहां से आप चले थे वहीं पर आ गए, जहां से आपका टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था आपका टेम्परेचर वहीं आ गया, तो ये कहलाएगी कि ये एक साइकिल हो गई, साइकिल कहलाएगी। तो साइकिल क्या होती है जी, अगर हम एक इनिशियल स्टेज से चलना शुरू करें, वापस पूरे प्रोसेस के बाद हम दोबारा अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाए, इसको साइकिल कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में लें अगर हम इसको, तो अगर मेरे पास सपोज करें एक सिस्टम है, उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, ये चले नंबर ले लेते हैं, ठीक है जी। मेरे पास एक सिस्टम है, उसका प्रेशर है जी 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है उसका जी 6 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर है उसका सपोज करें जी 70 डिग्री केल्विन। ये गैस है जी, और ये उसका स्टार्टिंग जो है वो स्टेट है, इसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट। अब ये आपका जी यहाँ से चलना शुरू हुआ, कभी इसका प्रेशर चेंज हो जाए जी, प्रेशर बढ़ के 6 हो गया, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया सपोज करें जी 4, और टेम्परेचर जो है वो बढ़ के जो है सपोज करें 80 हो गया। फिर दोबारा आपने इसके साथ कुछ मजीद चेंजिंग्स की, अब मजीद कुछ टेम्परेचर प्रेशर में फर्क आ गया, टेम्परेचर 8 हो गया, वॉल्यूम जो है वो मजीद कम हो गया 3, टेम्परेचर जो है वो सपोज करें 90 हो गया। अब दोबारा हमने इसको दोबारा इसके साथ हमने छेड़छाड़ करी, और अब हम देखते हैं कि इसका प्रेशर वापस 5 हो गया, वॉल्यूम वापस 6 हो गया, और टेम्परेचर वापस 70 हो गया। यानी ये अपनी वापस इनिशियल स्टेट पे आ गया ना, जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया, तो हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस था या एक साइकिल थी। ये क्या कहलाया था, साइक्लिक प्रोसेस या साइकिल। तो साइकिल से मुराद क्या हो गई कि अगर आप रिटर्न बैक कर लें जी, रिटर्न बैक टू इनिशियल स्टेट, अगर आप अपनी इनिशियल स्टेट पर दोबारा वापस आ जाए तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। अब ये जो कार्नोट इंजन की वर्किंग है ये साइकिल की सूरत में होगी, यानी जहां से हम स्टार्ट करेंगे घूम फिर के वापस हम अपनी इनिशियल स्टेट पे दोबारा आ जाएंगे। तो इसलिए कार्नोट इंजन की जो वर्किंग होती है उसको हम साइकिल कहते हैं। अभी आप देखोगे तो कार्नोट इंजन की जब हम वर्किंग देखेंगे कि हमारे पास जो है कार्नोट इंजन को लेंगे, हम उसके अंदर हीट डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्क होगा, फिर जो जो बाकी हीट होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको बताता है, याद है ना आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कि आप हॉट की तरफ से हीट सप्लाई करते हैं Q1, अब इस हीट से थोड़ा बहुत आपका वर्क हो जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग हीट होगी Q2 जिसको हम कहते हैं, वो हमारी कोल्ड की तरफ से रिलीज हो जाती है। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कार्नोट इंजन भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा, आप इसको हीट दोगे, थोड़ा सा वर्क हो जाएगा, और जो बाकी हीट होगी वो आपकी रिलीज हो जाएगी, ऐसे ही वर्किंग होगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब हम हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी ना सिस्टम की,
पूरा कार्नोट इंजन की जब वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कार्नोट इंजन की जो वर्किंग है वो एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है, और उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्नोट साइकिल। ठीक है। तो ये तो इसकी वर्किंग के हवाले से एक छोटा सा इंट्रो हो गया, हमने आपको बता दिया कि कार्नोट इंजन की जब हम वर्किंग बनाएंगे, अभी हम देखेंगे इसकी वर्किंग, तो हम क्या देखेंगे कि कार्नोट इंजन की जो वर्किंग होती है वो पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस में होगा। आप एक इनिशियल स्टेज पे होंगे, इनिशियल आपका प्रेशर इनिशियल होगा, वॉल्यूम इनिशियल होगा, टेम्परेचर इनिशियल होगा। अब कार्नोट इंजन वर्क करना शुरू करेगा, उसका प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। घूम फिर के जब कार्नोट इंजन अपना काम कर लेगा, आपका जो सिस्टम होगा, जो कार्नोट इंजन होगा, वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, यानी वही P1 V1 और T1 पे। और यहाँ आपका कार्नोट इंजन की पूरी एक कंप्लीट हो गई वर्किंग, सो हम कहेंगे ये साइकिल हो गई। सो इसलिए हम कहते हैं कार्नोट इंजन की जो साइकिल है, कार्नोट इंजन की जो वर्किंग है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब ये जो कार्नोट इंजन की साइकिल होती है ये 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। 4 स्टेजेस के अंदर इसकी साइकिल होगी। ऐसे तो फर्स्ट स्टेज होगी, फिर ऐसे आएगा आपका सेकंड स्टेज आएगी, फिर ऐसे आएगी आपके पास थर्ड स्टेज आएगी, और फिर थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज आएगी। अब फोर्थ स्टेज से वापस जब आप आओगे तो आप फर्स्ट स्टेज पे आ जाओगे और ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये फर्स्ट स्टेज का नाम होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर जो दूसरी स्टेज होती है उसका नाम होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये दूसरी स्टेज का नाम होता है। तीसरी स्टेज का नाम होता है जी आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन ये तीसरी स्टेज का नाम है। और चौथी स्टेज का नाम है एडियाबैटिक कंट्रैक्शन। ये चौथी स्टेज है। अब चौथी स्टेज जब खत्म होगी आप वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाओगे, यानी कि ये आपकी इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज ये आपकी इनिशियल स्टेज थी। जैसे ही कार्नोट इंजन ने वर्क करना शुरू करेगा तो पहले ये आएगा जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर ये आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर ये आएगा आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, फिर आएगा एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर जैसे ही एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा तो आप देखेंगे वापस आप अपनी इनिशियल स्टेजेस पर आ गए। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये कार्नोट साइकिल। ठीक है। तो ये हो गया जी आपकी इनिशियल स्टेज से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपकी इनिशियल स्टेज है सपोज करें, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से जब आप खत्म हो गए तो आप वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाओगे। तो हम इन चारों स्टेजेस को देखते हैं जी किस तरीके से इन स्टेजेस में काम होता है। लेकिन उसको पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन टर्म्स को जरा देख लेते हैं। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, या आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, एक्सपेंशन से मुराद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन से मुराद क्या है। आइसोथर्मल का मायने आप जानते हैं जी, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। आइसोथर्मल का मतलब होता है हीट सेम, सॉरी टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, अगर हम कार्नोट इंजन का टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे ये हो जाएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस जो है अंदर जो गैस होगी आइडियल गैस वो एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है जी, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है, इसके मायने होते हैं टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये आइसोथर्मल होता है। इसी तरह एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा गैस का। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, गैस एक्सपेंड हो गई। इसी तरह एडियाबैटिक का मतलब होता है कि कोई हीट ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर, नो हीट एक्सचेंज। ना आपके कार्नोट इंजन कोई हीट लूज करेगा, ना ही कार्नोट इंजन कोई हीट गेन करेगा। तो इसको हम कहेंगे कि जी नो हीट लॉस और गेन, इसको आप कहते हो एडियाबैटिक। जबकि आखिरी वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, गैस का साइज कम होगा, गैस जो है वो सुकड़ जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज। ये चार वर्ड्स जो आ रहे हैं ना मेजर मेजर, आइसोथर्मल यहाँ पे भी आ रहा है, आइसोथर्मल यहाँ पे भी आ रहा है, एडियाबैटिक एडियाबैटिक भी आ रहा है, दो दो दफा कॉन्ट्रैक्शन, दो दो दफा एक्सपेंशन। तो अब हम कार्नोट साइकिल को स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, हम ये एक सिस्टम ले लेते हैं जी। ये मेरे पास जो है वो कार्नोट इंजन आ गया जी।
ये मेरे पास उसका सिलेंडर आ गया, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ गया उसका, अच्छा सा बनाते हैं, ये मेरे पास इसका सिलेंडर आ गया जी। याद रखिएगा सिलेंडर की बेस जो है वो सिर्फ कंडक्टिंग है, जबकि इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग है, यहाँ से हीट नहीं जाएगी। और ये हमने जो है इस पे गैस भर रखी है, और ये हमने जो है इस पे एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये हमारा पिस्टन हो गया जी, ठीक है। ये पिस्टन हो गया, ये इसके अंदर गैस रखी हुई है आपने, ये तो खैर पिस्टन है, ये अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी एक सिलेंडर है, वही सिलेंडर जो आपको बताया मैंने, इसकी वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग है, बेस जो है वो कंडक्टिंग है, और इसमें आपने गैस भरी हुई है, और गैस के ऊपर आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है। इस वक्त आप समझ लें जी कि इस गैस का जो प्रेशर है वो पी है, P1 कह लेते हैं, और इस वक्त जो गैस का वॉल्यूम है वो V1 है, और इस गैस का जो टेम्परेचर है वो T1 है। ये इसकी इनिशियल स्टेज हो गई, इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में आपके पास प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, और टेम्परेचर कितना है T1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये कार्नोट इंजन है, इस वक्त हमारे पास सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई, पिस्टन लगा हुआ है, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और टेम्परेचर है T1। ये हमारे पास कार्नोट इंजन है। अब हम यहाँ से इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्टेज क्या कहलाती है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी यहाँ टेम्परेचर फिक्स रखा जाएगा और गैस का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है जी। ये दोनों वर्ड के मायने में आपको बता दूं। आइसोथर्मल का मतलब होगा टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, टेम्परेचर T1 है ना, तो T1 ही रहे। और एक्सपेंशन का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का, V1 से गैस जो है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और V2 हो जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा जी, फिलहाल हमने इसके नीचे अभी हम जो है इसके नीचे कुछ भी नहीं रखेंगे, अभी हम इसको हीट सप्लाई नहीं करेंगे, और प्रेशर को करेंगे कम। प्रेशर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। प्रेशर कम हो जाएगा, तो अब जब प्रेशर कम होगा तो पिस्टन कैसे जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव करता है, और पिस्टन जब ऊपर मूव करेगा तो गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं चले इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता हूँ। प्रेशर हमने क्या किया, डिक्रीज किया है, ठीक है। प्रेशर हमने अब करा क्या, हमने देखा जी ये स्टेज हम कैसे करते हैं जी, एक मिनट में डिक्रीज लिख रहा था, मैंने इंक्रीज लिख दिया। ये स्टेज हम कैसे करते हैं जी, हमारे पास जो पिस्टन पे प्रेशर लगा हुआ है हम इसको करते हैं डिक्रीज, कम करते हैं। कम करेंगे तो क्या होगा, आपको आइडिया है जी, प्रेशर कम करोगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, ये डायरेक्शन मैंने एरो की बनाई हुई है, प्रेशर ऊपर, पिस्टन ऊपर जाएगा। अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो आपकी जो गैस है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो अब आपका जो है वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये पिस्टन, ये आपका सिलेंडर आ गया, पिस्टन जो है वो आपका ऊपर चला गया। ये देखें, पिस्टन पे आपने जब प्रेशर लूज किया, प्रेशर कम किया, डिक्रीज किया प्रेशर, तो पिस्टन जो है वो आपका ऊपर आ गया जी। और अब ये इसका प्रेशर जो है वो कम हो गया, और इसका प्रेशर कम हो गया, कितना हो गया, P2। इसी तरह गैस का वॉल्यूम देखें, अब आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया, और गैस का वॉल्यूम कितना होगा, V2, ठीक है जी। ये तो प्रेशर वॉल्यूम का हुआ, प्रेशर आपने कम किया, पिस्टन ऊपर गया है, और फिर आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ गया। सो प्रेशर कम होके P1 से कितना हो गया, P2, और वॉल्यूम बढ़ के V1 से कितना हो गया, V2। अब यहाँ जब आपके पास ये होगा ना, तो अब आपकी गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। हमें यहाँ डिक्रीज नहीं करना, हमें आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम रखना है। सो क्या होगा जी, यहाँ टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होगा, टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर जब डिक्रीज होता है ना, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। अब यहाँ जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसके नीचे हॉट रिजर्वायर रख देंगे, वही हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर आपको पता है T1 है। ये हमने क्या रखा है इसके नीचे, हॉट रिजर्वायर, ताकि जितनी इसके अंदर से हीट कम हुई है ना, अब वो हीट ये हॉट रिजर्वायर से ले ले और अपना टेम्परेचर मेंटेन कर ले। तो आप समझ लीजिए कि इसके पास टेम्परेचर T1 था, जैसे आपने प्रेशर डिक्रीज किया, वॉल्यूम बढ़ा, इसका टेम्परेचर कम जरूर हुआ, लेकिन आपने हॉट रिजर्वायर रखा, इसका टेम्परेचर जितना कम हो रहा था इसने हॉट में से उतनी हीट ली, और इसका वापस टेम्परेचर मेंटेन होके T1 ही रहा। सो टेम्परेचर इसका अब चेंज फाइनल देख लें तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, आइसोथर्मल।
अब इस दौरान इसने जो हॉट से हीट ली है उसको आप कह लेते हैं जी Q1। आपके सिस्टम ने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, Q1। तो Q1 क्या है जी, हीट जो एब्जॉर्ब हो गई। अब कार्नोट इंजन ने जो हीट एब्जॉर्ब कर ली, ये आपकी Q1 जो है वो हीट है जो कार्नोट इंजन ने हॉट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब कर ली। ये आ गया जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ आपकी पहली स्टेज खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने इनिशियल स्टेज से लिया जी, आपके पास इनिशियल प्रेशर कितना है P1, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1। ये इनिशियल स्टेजेस थी। आपने क्या किया, पिस्टन पे प्रेशर को किया डिक्रीज। ये देख लीजिए, प्रेशर को किया डिक्रीज, पिस्टन ऊपर गया। और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो वॉल्यूम हो गया इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब इस दौरान टेम्परेचर कम हो जाता है। अब टेम्परेचर जब कम हुआ, आपको तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि इस प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल। सो आपने क्या किया, हॉट रिजर्वायर रख दिया। अब जितना टेम्परेचर में फर्क आ रहा था, हॉट रिजर्वायर ने उतनी हीट प्रोवाइड की और अब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। सो आइसोथर्मल वाली कंडीशन पूरी हो गई। गैस का साइज बड़ा है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा। और Q1 क्या है जी, जो आपके कार्नोट इंजन ने हॉट में से हीट ली है ना, उसको आप Q1 कह रहे हो, हीट एब्जॉर्ब बाय कार्नोट इंजन, ये लिखा हुआ। ठीक है जी, ये पहली स्टेज हो गई। अगर हम इसका ग्राफ, क्योंकि साइड बाय साइड हम ग्राफ बनाते जाएंगे, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, तो यहाँ एक्स एक्सिस में हम वॉल्यूम रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम प्रेशर को रखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करा हमने, इस पॉइंट से। यहाँ पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। अब क्या हुआ है जी, प्रेशर हुआ है डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है प्रेशर वाई एक्सिस में है, डिक्रीज का मतलब है हमें नीचे आना होगा। हम ऐसे नीचे आएंगे, नीचे आने का मतलब होगा प्रेशर डिक्रीज। जबकि वॉल्यूम क्या हुआ है जी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब वॉल्यूम आपके वाई एक्सिस पे, अब वाई एक्सिस में कोई चीज इंक्रीज होती है तो हम ऐसे लेके जाते हैं। सो अब हमारे पास ये जो सिस्टम है ये ऐसे मूव हुआ। ग्राफ देखें, नीचे भी आ रहा है, नीचे आने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज। और ग्राफ आगे जा रहा है और आगे जाने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज। और अब आप यहाँ पर आ गए, अब आपका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर अब भी है T1। ठीक है जी, ये आपकी पहली स्टेज हो गई। सो पहली स्टेज आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ, हमने अपनी गैस को एक्सपेंड भी किया है, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन हमने टेम्परेचर को कम नहीं होने दिया। टेम्परेचर अब भी जो है वो कितना है, T1। तो आप देख लीजिए, प्रेशर जो है वो P1 से कितना हो गया, P2। अब ये कंडीशन है आपके पास, प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, V2। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर है T1। ठीक है, प्रेशर कम हुआ है जी, ग्राफ देख सकते हो आप, प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर फिक्स है। ये आपके इस स्टेज के बाद आपके जो कार्नोट इंजन है ये उसकी कंडीशन है जी। उसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T1। जबकि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, Q1। ये तो हो गया जी पहला प्रोसेस। अब आते हैं जी दूसरे स्टेज पे। अब दूसरी स्टेज आएगी, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक का मतलब होता है जी कोई हीट ना आएगी ना जाएगी। तब आपका जो स्टेज था, आपका जो है वो पिस्टन तक कहाँ था, इस स्टेज पे आ गया था ना, ये वाली इधर से ही स्टार्ट होगा ये। तो अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे आते हैं जी। अब हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब खत्म हुआ था तो हमारे पास ये मामला था जी, ये हमारे पास सिलेंडर था, पिस्टन ऊपर गया हुआ है जी, इतना ऊपर गया हुआ है, इतना ऊपर गया हुआ है पिस्टन। ठीक है जी, ये पिस्टन है मनुष्य। अच्छा, अब इस पिस्टन पे प्रेशर कम होके कितना हुआ था, P2। वॉल्यूम जो है हमारी गैस का वो बढ़ के कितना हो गया था, V2। जबकि टेम्परेचर अब भी था T1। ठीक है, ये आइसोथर्मल जहाँ खत्म हुआ है ना, ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है। देख लो, चेक कर लो, प्रेशर P2 था, वॉल्यूम T2 V2 था और टेम्परेचर T1 था। तो वहीं से आप एडियाबैटिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब हमारे पास जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया तो हमारा प्रेशर कम होके P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ा है और वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, V1 से V2। टेम्परेचर अनचेंज रहा था। और अब हमारे पास ये सिस्टम है। अब एडियाबैटिक का मतलब है कोई हीट आएगी भी नहीं ना जाएगी। सो हम क्या करेंगे जी, हम इस बेस, अब यहाँ से जा सकती है ना हीट, तो बेस में से
हीट आपकी बेस में से जा सकती है। तो अब आप बेस के नीचे एक इंसुलेटर रख दोगे, ये आपने इंसुलेटर रखा है ताकि यहां से भी अब हीट ना आए ना जाए। क्या आपने रखा है? हीट इंसुलेटर। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है जी, ना कोई हीट सिस्टम में से निकलेगी क्योंकि इंसुलेटर में से हीट नहीं जा सकती। वॉल्स तो पहले से इंसुलेटर थी, पिस्टन भी इंसुलेटर था, अब बेस भी इंसुलेटर हो गया। तो अब आपका ये जो कार्नोट इंजन है ये पैक हो गया है। अब इसमें से ना हीट बाहर निकलेगी, ना हीट जो है वो अंदर आएगी। ठीक है। अब क्या होता है जी, इसकी स्टेज के अंदर आपकी गैस थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड होती है, थोड़ा सा जो है वो मजीद एक्सपेंड होगी। वो आपका पिस्टन यहाँ था सपोज करें, तो थोड़ा सा वो और ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा पिस्टन और चला गया जी ऊपर। अब पिस्टन ऊपर कब जाता है? जब प्रेशर कम हो जाता है। तो आपका प्रेशर मजीद थोड़ा कम हुआ है, प्रेशर जो है वो मजीद डिक्रीज हुआ है, और प्रेशर कम होके कितना हो गया? P3। वॉल्यूम, जाहिर बात है प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम आपको नजर भी आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, मजीद वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। और अब वॉल्यूम कितना है जी? V3। हाँ, टेम्परेचर, अब आपका टेम्परेचर में थोड़ा फर्क आएगा, और अब आपका टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है जी, ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। आपने क्या किया, उसी आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे जहां आपका सिस्टम खत्म हुआ था, आपने वहीं से लिया जी। आपका प्रेशर था P2, वॉल्यूम था V2, टेम्परेचर था T1, और आपने इस गैस के नीचे, सिलेंडर के नीचे इंसुलेटर रख दिया। अब जैसे आपने इंसुलेटर रखा तो क्या होगा जी, प्रेशर मजीद थोड़ा सा कम होगा, गैस थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करेगी, टेम्परेचर थोड़ा और कम हो जाएगा। सो अब प्रेशर डिक्रीज होकर P2 से P3 हो गया, वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया? V2 से V3। और टेम्परेचर में अब फर्क आ गया, टेम्परेचर आपका T1 से T2 हो गया। अब इसको अगर हम ग्राफ में बनाएं, या आ गया P, या आ गया V, या आ गया P, या आ गया V। हमने यहां से स्टार्ट किया था जी P1, V1 और T1। तो ये पहला प्रोसेस हुआ था जिसको हमने कहा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पर हमारा गैस यहाँ आ गया था सिस्टम, इसका प्रेशर कम हो गया, P2 हो गया था, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया था, टेम्परेचर सेम रहा था। ये आपका ये वाली स्टेज जहाँ स्टार्ट हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ है? प्रेशर कम हुआ है, यानी मजीद नीचे आएंगे, वॉल्यूम बढ़ा है, मजीद थोड़ा सा आगे जाएंगे, और टेम्परेचर में भी थोड़ा। तो ये ऐसा बनेगा ग्राफ। ये देख लें जी, ग्राफ मजीद नीचे आया, इसका मतलब क्या है? प्रेशर कम होके P2 से P3 हो गया। वॉल्यूम में देखें जी, एक्स एक्सिस में ग्राफ मजीद आगे गया है, इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम V2 से V3 हो गया। जबकि टेम्परेचर जो है वो T1 से थोड़ा सा चेंज होके T2 हो गया। ये दो स्टेजेस हो गई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हो गया। ठीक है जी। सो हमने क्या किया, दोबारा देख ले। सबसे पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, किस तरह किया मैंने आपको बताया। आप प्रेशर को लूज करें, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, फौरन से आप एक हॉट रिजर्वायर लगा के हीट प्रोवाइड कर दें। तो आपका जितना टेम्परेचर कम हुआ था वो कंपनसेट हो जाएगा, टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के नतीजे में प्रेशर आपका कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर फिक्स है। तो देख लें जी, प्रेशर P1 से P2 हो गया, ग्राफ देखें, प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर फिक्स है। आप ग्राफ का आर देख लें, कर्व देख लें, तो प्रेशर नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद फिर यहीं से हमने एडियाबैटिक स्टार्ट किया। हमने इस हॉट इंसुलेटर को हटाया और इसके नीचे हमने रख दिया हीट इंसुलेटर। अब ये नीचे से भी हीट नहीं जाने देगा, सो अब आपका ये सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक हो गया। अब आपका क्या होगा जी, प्रेशर मजीद थोड़ा कम होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, प्रेशर कम होके हो गया P3, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होके V2 से V3 हो गया। जबकि टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब हमने यहाँ पे भी ये शो कर दिया जी, प्रेशर जो है देखें नीचे आ रहा है, इसका मतलब है प्रेशर कम हो रहा है, P2 से कितना हो गया? P3। वॉल्यूम देखें जी, आगे जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है, V2 से V3। जबकि टेम्परेचर में भी फर्क आ गया, T1 से T2। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तीसरा प्रोसेस, यहीं से। ठीक है, इसी कंडीशन से लेंगे जी, P3, V3 और T2। अब तीसरे का नाम है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ये तीसरी स्टेज होती है। आइसोथर्मल का मतलब है अब हमें फिर दोबारा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और कंट्रैक्शन का मतलब है कि अब गैस का वॉल्यूम कम होगा। सो अब हमारा पिस्टन, हमारा जो सिलेंडर था, कार्नोट इंजन था, वो कैसी कंडीशन में था? ये आपका सिलेंडर आ गया,
पिस्टन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे गया हुआ है, यहाँ तक गया हुआ है पिस्टन। ठीक है जी, इस टाइम पे इसका जो प्रेशर था वो हमने कितना कहा हुआ है, अब इसका प्रेशर जो है कम होते होते P3 बन गया, इसका वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते कितना बन गया था, V3, और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा फर्क के साथ T2 हो गया था। P3 V3 T2, ये देख लेते, P3 V3 और T2, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये हमारे पास है जी, आइसोथर्मल में जब सिस्टम आता है तो उसका प्रेशर 3 होता है, वॉल्यूम 3 होता है, और टेम्परेचर कितना है, 2 है, यानी प्रेशर बहुत कम हो गया है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है और टेम्परेचर कम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमने उल्टा काम करना है, अब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज, बढ़ाएंगे प्रेशर को। अब पिस्टन में जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो पिस्टन नीचे आएगा, सही बात है ना, पिस्टन को जब हम प्रेशर दबाएंगे बढ़ाएंगे तो पिस्टन जो है वो नीचे दबेगा, और पिस्टन जो है वो ऐसे नीचे आ गया, ये पिस्टन आ गया आपका नीचे। ठीक है जी, सो हमने प्रेशर बढ़ाया है, सो प्रेशर P3 से बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, P4, प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया। सो जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया है, सो हमारे पास जो पिस्टन था वो अब नीचे आ गया। ठीक है जी, प्रेशर इंक्रीज किया है। अब हमें नजर भी आ रहा है जी डायग्राम में, वैसे बोयल्स लॉ भी आप जानते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है, और नजर भी आ रहा है जी गैस का वॉल्यूम बढ़ा था, अब जो है गैस का वॉल्यूम कम हो गया। सो वॉल्यूम क्या हो गया जी, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है जी, और V3 से अब हम कहेंगे वॉल्यूम हो गया V4। सो प्रेशर बढ़ रहा है, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा है और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। अब इस दौरान आपकी गैस का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, गैस को जब आप दबाओगे ना आपका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अब यहाँ तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि आपने जो है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, गड़बड़ हो रही है। तो अब चूंकि हमने प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाया है तो हमारा टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम फौरन से क्या करेंगे, यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर रख देंगे नीचे, ये हमने कोल्ड रिजर्वायर रख दिया जिसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है जी, अब ये जैसे आपने कोल्ड रिजर्वायर रखा ना, तो अभी आपके इस सिस्टम ने जितनी हीट गेन करी थी वो ऐसे इस कोल्ड रिजर्वायर के अंदर आ जाएगी, और अब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, टी जो है वो कांस्टेंट रहा, अब भी जो है वो कितना है, T2। तो ये हो गया आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ये कोल्ड रिजर्वायर है। आपने क्या किया, आपने आपका जहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन खत्म हुआ था आपने सिस्टम को वहीं से लिया, प्रेशर है 3, वॉल्यूम है 3, है टेम्परेचर है 2, प्रेशर आपने कम बढ़ाया, आपने जैसे पिस्टन पे प्रेशर बढ़ाया गैस दब गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर हो गया P3 से P4, वॉल्यूम हो गया V3 से V4। अब जहां जब गैस दबेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको हमने कैसे कांस्टेंट करना है, हम कोल्ड रिजर्वायर रख देंगे। तो जितनी आपकी गैस की हीट बढ़ गई थी वो कोल्ड रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेगा, और अब आपका जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो जाएगा। सपोज कर ले जी इस कोल्ड रिजर्वायर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, Q2। ठीक है, तो Q2 क्या है, Q2 है जी हीट रिलीज बाय सिस्टम, सिस्टम ने कार्नोट इंजन ने जो आपकी हीट रिलीज की है ना वो है जी ये। Q1 क्या था, आपके कार्नोट इंजन ने हॉट रिजर्वायर में से कितनी हीट ली है, और Q2 क्या है, आपके कार्नोट इंजन ने अपने अंदर से कितनी हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर को रिलीज की है, दी है। तो यहाँ आपका जो है ये आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आइसोथर्मल तो है ना क्योंकि टेम्परेचर फिक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तीसरी स्टेज का ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा ग्राफ कहाँ था जी, ये हमारे पास वाई एक्सिस थी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस पे प्रेशर था, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था जी P1 V1 T1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के नतीजे में हमारे पास प्रेशर कम होके P2 हो गया था, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया था, टेम्परेचर फिक्स रहा था, ये पहली स्टेज थी। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नतीजे में हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्रेशर मजीद कम होके P3 हो गया था, वॉल्यूम बढ़ के V3 हो गया था, जबकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा चेंज होके T2 हो गया था। ठीक है, अब ये जो तीसरी स्टेज हुई है इसके अंदर देखें जी क्या क्या हुआ है, प्रेशर जो है वो बढ़ा है और वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है। बड़ा है का मतलब है अब हम वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर बढ़ाना है आपने ऐसे ऊपर जाना है, तो अब ये जो ग्राफ है ना आपका ये ऐसे पीछे की तरफ ऊपर जाएगा ऐसे।
थोड़ा सा अच्छा सा बना लेता हूँ ये। अब देखें, अब आपकी लाइन ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। और लाइन आपकी पीछे गई है, पीछे जाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। आप देख रहे हो लाइन आपकी ऐसे गई है, पीछे जा रही है, यानी वॉल्यूम कम हुआ है। और लाइन आपको ऊपर भी जाती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब है प्रेशर बढ़ा है। तो देख लो जी, आइसोथर्मल कंट्रैक्शन में क्या किया था हमने, प्रेशर बढ़ाया था और वॉल्यूम डिक्रीज किया था। सो यूं हमने ऐसा ग्राफ बनाया। सो हमने जो ग्राफ बनाया, हमने लाइन को पीछे लेके गए, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कम हुआ है सिस्टम का। ग्राफ की लाइन को हम ऊपर लेके गए, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ा है। तो अब प्रेशर बढ़ के कितना हो गया था, P4। वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया था, वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया था, V4। टेम्परेचर आपका फिक्स रहा था T2। ठीक है जी, P4 और T2, यहां तक हो गया जी आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं जी आखिरी स्टेज, जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन वहीं से स्टार्ट करेंगे जी, जहां पे हमारा आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ है। ये हमारे पास सिस्टम था सिलेंडर, ये उस पे पिस्टन अब यहां तक आ चुका है। पिस्टन वापस जो है वो इस स्टेज तक आ चुका है, और इस पिस्टन पे अब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हमने P4 कहा हुआ है। इसका जो अब वॉल्यूम है वो कितना है, V4। और अब इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, T2। ठीक है जी, अब यहाँ हम नीचे रख देंगे जी एक इंसुलेटर। ये हमने इंसुलेटर रख दिया ताकि कोई हीट लॉस या गेन ना हो। ये हीट इंसुलेटर रखा है। ठीक है जी, अब कोई हीट आना जाना नहीं करेगी। अब क्या होगा जी, थोड़ा सा प्रेशर मजीद जो है वो इंक्रीज होगा, पिस्टन थोड़ा सा मजीद जो है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा पिस्टन। सिमिलरली अब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है जी, तो ऐसा हुआ जी, ये आपके पास सिलेंडर आ गया, पिस्टन जो है वो मजीद नीचे आ गया, इधर आ गया पिस्टन, मजीद नीचे आ गया पिस्टन आपका। ठीक है जी, पिस्टन मजीद नीचे आ गया। तो अब आपका वॉल्यूम जो है ना वो P4 से बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर, प्रेशर बढ़ गया, पिस्टन नीचे आया, प्रेशर बढ़ गया। तो अब आपका प्रेशर जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, P1, क्योंकि ये पिस्टन आपका बिल्कुल उसी पोजीशन पे चला गया जहां से स्टार्ट हुआ था, P1। इसी तरह वॉल्यूम आपका जो है मजीद कम हुआ, और वॉल्यूम कम होके बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग वॉल्यूम पर आ गया जी, V1। आप डायग्राम्स देख लीजिएगा। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो इजाफा होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा आपका बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर कम होता है। सॉरी, टेम्परेचर जो है वो आपका, हाँ बढ़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, और अब आपका टेम्परेचर जो है बिल्कुल वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। ये आपका हो गया जी एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। जब आपने हीट इंसुलेटर रखा, अब आपकी कोई हीट ना निकलेगी ना गेन होगी। सो प्रेशर, आपकी गैस मजीद ठंडी होगी, ठंडी होगी गैस, ठंडी होगी ना, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। प्रेशर जो है पिस्टन जो है नीचे आएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होकर पिस्टन नीचे आया, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है। अब ये जो आपका पिस्टन आ गया ना, ये बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ गया सिस्टम जहां से स्टार्ट किया था। कौन सी स्टार्ट की थी हमने, यहाँ से, ये वाली इस स्टेज पे आ गया है। तो इस स्टेज पे जो भी प्रेशर था वही हो गया, जो भी वॉल्यूम था वही हो गया, जो भी टेम्परेचर था वही हो गया। ग्राफ को अगर हम देखें तो अब यहाँ से वॉल्यूम प्रेशर आपका जो है मजीद बढ़ा है, ऊपर आएगा, वॉल्यूम कम हुआ है, थोड़ा सा पीछे जाएगा, और अब आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई, जहां से आप चले थे वहीं पर आप आ गए। तो आपका प्रेशर जो है पहले थोड़ा सा जो है वो कम होता है, यहाँ से स्टार्ट करें। आप जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो आपका प्रेशर थोड़ा कम होता है, पहले प्रेशर की बात करें, थोड़ा कम होता है। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में थोड़ा और कम होता है, फिर रिटर्न बैक। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये वॉल्यूम के साथ है। तो आपकी साइकिल जो है, ग्राफ आपको बता रहा है साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। अब जहां से आप चले थे जी, P1 V1 T1, जहां से आप चले थे घूम फिर के वहीं पर आ गए। सही कह रहा हूँ, आपका प्रेशर था गैस का P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। अब जब आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हुई, अब भी आपका प्रेशर जो है गैस का कितना है, सिस्टम का, कार्नोट इंजन का, P1, वॉल्यूम कितना है V1, टेम्परेचर कितना है T1। यानी आपकी इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो हो जाता है 0। अगर आपकी इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन देख लो, टेम्परेचर देख लो, T1 था, वापस T1 आ गया,
टेम्परेचर सेम होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है जी, यहाँ पे लिखते हैं। सो अब चूंकि आपकी इनिशियल स्टेज जो है, इनिशियल स्टेज क्या थी, जहां से आपने शुरू किया था P1 V1 T1, और आपका जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई, फाइनल स्टेज क्या आई है, वही आई है जी P1 V1 T1। जब इनिशियल स्टेज फाइनल स्टेज सेम होती है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लें जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना हो गया, 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। 0 बेकार है जी, इसका मतलब है वर्क डन जो है, अब मैं डेल्टा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वर्क डन लिख देता हूँ, या यूं करेंगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि ये जो चेंज इन हीट है या गेन इन हीट है, ये कितने बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू के। वर्क डन कितना हो गया, अब डेल्टा क्यू कितना होगा जी, जो आपकी Q1 माइनस Q2, हीट में डिफरेंस कितना आया है, Q1 माइनस Q2, तो इस डेल्टा क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, Q1 माइनस Q2। ये आपके इस कार्नोट इंजन का इक्वेशन होता है वर्क का, Q1 माइनस Q2। Q1 क्या है जी, जो आपके हॉट ने एब्जॉर्ब कराई थी, याद है आपको Q1 क्या था, जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी जब हमने फर्स्ट स्टेज में हॉट रिजर्वायर रखा था, तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी ये वो है।